हेलो स्टूडेंट्स, देखो अब अपना नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर है चैप्टर 4 शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर। ये चैप्टर 1 to 4 का काफी लेंथी चैप्टर है आफ्टर चैप्टर 2। ठीक है, बड़ा चैप्टर है, मार्क्स भी बहुत अच्छे एग्जाम में कैरी करता है, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी बहुत अच्छा चैप्टर है। तो आराम से देखो, इसको समझो। सबसे पहला शेयर की डेफिनेशन कहते हैं, इसमें क्या है। शेयर कैपिटल का एक पार्ट है जिसमें स्टॉक भी इंक्लूड होता है। ठीक है, अब शेयर और स्टॉक को अगर अपन डिस्टिंग्विश करें, स्टॉक होता क्या है। कंपनी के पास चॉइस है, जब उसके शेयर्स फुल्ली पेड अप हो जाते हैं तो उन फुल्ली पेड अप शेयर्स के ग्रुप या बंडल को वो मर्ज कर देती है एक फंड में, उसका नाम क्या होता है, स्टॉक। पर इसका मतलब ओरिजिनली क्या इश्यू हुआ, शेयर, फिर वो किस में कन्वर्ट हुआ, फुल्ली पेड अप में, देन अपन उसको किस में कन्वर्ट किया, कहते हैं इसमें स्टॉक में। तो स्टॉक कभी भी ओरिजिनली इश्यू नहीं किया जा सकता। शेयर फुल्ली पेड अप पार्टली पेड अप दोनों हो सकता है, लेकिन स्टॉक हमेशा क्या होगा, फुल्ली पेड अप। एक शेयर को दो टुकड़ों में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, मतलब एक शेयर तो पूरा ही ट्रांसफर होगा, तो ट्रांसफर इन फ्रैक्शन शेयर्स का नहीं हो सकता। लेकिन स्टॉक क्या है, ग्रुप ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स, तो उसको अपन दो टुकड़ों में ट्रांसफर कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल, देखो नैरो बेसिस पे आप अगर कैपिटल पे जाओ तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, पर ब्रॉड वे पे जाए तो सबसे पहले कैपिटल ऑथराइज, इसका नाम नॉमिनल, इसको रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं। अब इसका जो पार्ट पब्लिक को इश्यू कर दिया इश्यूड, सारे एक साथ इश्यू करने जरूर नहीं, तो वो अनइश्यूड। इश्यूड में जो पार्ट पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया वो सब्सक्राइब कैपिटल, और जिसे सब्सक्राइब नहीं किया वो अनसब्सक्राइब कैपिटल। अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल किसका पार्ट है, इश्यूड का, इसको हम कैंसिल कर देते हैं ऑथराइज से, इसको टेक्निकली क्या बोलते हैं, डिमिनिशन ऑफ शेयर कैपिटल। फिर सब्सक्राइब कैपिटल से कॉल्ड अप, अनकॉल्ड, अनकॉल्ड से आप रिजर्व कैपिटल बना सकते हो। फिर कॉल्ड अप में जो पार्ट पेड हो गया वो पेड अप, जो पे नहीं है वो अनपेड। फिर कॉल्स इन एरियर, फॉर फीचर, ये सब कुछ काम में आते हैं। सेक्शन 66 रिडक्शन ऑफ कैपिटल आगे करेंगे, कौन सी कैपिटल में से होगा, सब्सक्राइब और पेड अप में से। डिमिन्यूशन कौन सी कैपिटल में से हुआ, ऑथराइज में से। नेक्स्ट सेक्शन 43 टाइप्स ऑफ कैपिटल, केयरफुली सुनना, आगे कनेक्शन आएगा, मैं बाद में रिपीट नहीं करूंगा। सेक्शन 43 और 47 दोनों में मेन पोर्शन है, ये किस पर एप्लीकेबल होते हैं और किस पर नहीं। जिस पर एप्लीकेबल होंगे फिर उन्हें 43 47 के नॉर्म्स फॉलो करने होंगे, और जिस पर एप्लीकेबल नहीं है वहां पर फिर 43 और 47 के नॉर्म्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। टाइप्स ऑफ कैपिटल, तो सेक्शन 43 कह रहा है कैपिटल बाय टू टाइप की है, एक प्रेफरेंस, दूसरी इक्विटी। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जिसपे टू प्रेफरेंशियल राइट्स मिलते हैं, एक डिविडेंड का, दूसरा वाइंडिंग अप के टाइम पर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, दोनों। अगर ये दोनों राइट मिल रहे हैं तो वो शेयर कौन सा है, प्रेफरेंस शेयर। और जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है फिर वो कौन सा शेयर होता है, इक्विटी। तो दो की जगह एक ही राइट मिला तो प्रेफरेंस तो नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेफरेंस बनने के लिए दो राइट चाहिए। फिर वो शेयर कौन सा हो जाएगा, इक्विटी शेयर कहते हैं, इसमें बन जाएगा। ठीक है, तो वन प्रेफरेंस वाला शेयर प्रेफरेंस शेयर नहीं होता, वो क्या कहलाएगा, इक्विटी शेयर। अब 43 जिन कंपनियों पर एप्लीकेबल है उन्हें प्रेफरेंस शेयर इश्यू करना है तो कितने प्रेफरेंशियल राइट देने पड़ेंगे, दो। वो कंपनियां कौन सी है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, चाहे वो पब्लिक है चाहे प्राइवेट, फर्क नहीं पड़ता। 43 जिन कंपनियों पर एप्लीकेबल नहीं है वो वन प्रेफरेंस वाला प्रेफरेंस शेयर भी इश्यू कर सकती है। तो देखो एप्लीकेबल होने पर तो ये फॉलो करो, एप्लीकेबल नहीं है तो इसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ये 43 और 47 दोनों में हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। तो 43 कौन सी कंपनियों पर एप्लीकेबल नहीं है, गारंटी कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, एओए में प्रोविजन की जरूरत नहीं है, बस गारंटी कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल होना सफिशिएंट है, वो वन प्रेफरेंस वाला प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर सकती है। सिमिलरली प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, अगर उसके एमओए और एओए में ऐसा कुछ लिखा हो, मेन पार्टी है एओए। आपको अगर प्रीवियस क्लासेस का रिवीजन याद हो तो मैंने बता रखा है, येलो मार्क टॉपिक एग्जाम के लिए क्वेश्चंस जनरेट करते हैं। ठीक है, एक थ्योरी का बेसिक प्रिंसिपल कहते हैं, इसमें थ्योरी जब तक हाथों से नहीं निकलेगी दिमाग में नहीं बैठेगी। आप सोचते हो एग्जाम के टाइम में लास्ट में रट लोगे और काम हो जाएगा, आप खुद के साथ चीटिंग कर रहे हो। आप सीए नहीं बन पाओगे इस तरीके से। सीए बनना है शुरू से मेहनत करनी लगो।
ये रिटर्न फॉर्मेट कहते हैं, इसमें हमेशा होना चाहिए, क्योंकि इससे आपको वर्ड्स का आइडिया लगता है, वर्ड्स दिमाग में बैठते हैं, तो फिर आंसर फ्रेमिंग में कहते हैं इसमें एक्यूरेसी बैठती है। खैर, तो ये तो 43 का कनेक्शन हो गया। ये एग्जांपल्स क्लास में मैं डिस्कस करता हूँ। टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स टू टाइप के, एक इक्विटी शेयर्स विद प्लेन वनीला या सिंपल वोटिंग राइट एसवीआर, दूसरा इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट डीवीआर। इंडिया में तीन ही कंपनियों ने डीवीआर इश्यू किए थे। टाटा मोटर्स, जिसके बेसिस पर ये पूरा एग्जांपल बनाएगा, जैन इरिगेशन, फ्यूचर रिटेल लिमिटेड। टाटा मोटर्स, अब तो क्या शेयर महंगा हो गया, टाटा मोटर का नॉर्मल शेयर है वो 615 पे ट्रेड कर रहा है, डीवीआर 402 पर ट्रेड कर रहा है, मतलब लमसम 2/3 पे। ठीक है, तो दोनों के शेयर प्राइस में डिफरेंस है, तो डिफरेंस केवल शेयर प्राइस तक थोड़ी रहेगा। डीवीआर इश्यू करने से शेयर जल्दी सब्सक्राइब हो जाते हैं। ये डिफरेंस वोटिंग राइट में आएगा, इसको ज्यादा वोटिंग राइट मिलेंगे, इसे कम। डिविडेंड में भी आएगा, डिविडेंड में उल्टा है, जो वोटिंग राइट का नुकसान है कंपनी किससे कवर कर देती है, डिविडेंड से, तो इनको ज्यादा डिविडेंड मिलेगा और इसे कम। अब डीवीआर वाले शेयर इश्यू करने हैं तो कुछ कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। सबसे पहला एओए में प्रोविजन होना चाहिए, फिर आप ओआर पास करो, लिस्टेड कंपनी है तो ओआर पोस्टल बैलेट के रूट से पास करो। कंपनी की टोटल वोटिंग पावर में, जिसमें डीवीआर की भी वोटिंग पावर काउंट करनी है, मैक्स 74% डीवीआर का रेशियो हो सकता है। ये एमसीक्यू बना सकता है। कंपनी ने एनुअल रिटर्न 92 सेक्शन में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट 137 सेक्शन में फाइल करने में कोई डिफॉल्ट नहीं की है पिछले 3 सालों में। कंपनी को कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने पिछले 3 सालों में आरबी एक्ट, स्कर एक्ट, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, सेबी एक्ट, फेमा एक्ट में पनिश नहीं किए। कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का रिकॉर्ड होना चाहिए लास्ट 3 कॉन्सेक्यूटिव ईयर्स का, ये पॉइंट हटा दिया गया। तो आज के टाइम में डीवीआर कभी भी इश्यू किया जा सकता है। ओरिजिनल इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स विद डीवीआर, मतलब एसवीआर किस में कन्वर्ट नहीं होगा, डीवीआर में, डीवीआर किस में कन्वर्ट नहीं होगा, एसवीआर में। राइट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स विद डीवीआर, देखो डीवीआर किसका टाइप है, इक्विटी शेयर्स का, तो इसके ऊपर कहते हैं इसमें वो डिफरेंशियल राइट्स छोड़ दे तो बाकी राइट्स सेम एज टू इक्विटी शेयर्स विद एसवीआर मिलते हैं। फ्यूचर में बोनस इश्यू आया, राइट इश्यू आया, तो इन डीवीआर वालों को भी मिलेंगे। डिस्क्लोजर इन रजिस्टर ऑफ मेंबर, आपने कितने डीवीआर वाले इक्विटी शेयर इश्यू किए वो अलग से डिस्क्लोज कर दो। नो सब्सिस्टिंग डिफॉल्ट, कंपनी ने डिक्लेयर डिविडेंड, मैच्योर डिपॉजिट्स, फिर कहते हैं इसमें रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिवेंचर्स, या इनके इंटरेस्ट के पेमेंट में कोई डिफॉल्ट नहीं की हो। डिफॉल्ट सब्सिस्ट नहीं करनी चाहिए, मतलब कंटिन्यू नहीं करनी चाहिए। तो आप कब फिर डीवीआर इश्यू कर सकते हो, जब डिफॉल्ट सुधार दोगे। ये क्वेश्चन नहीं बनाएगा, यहाँ क्वेश्चन बनता है कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड इन डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। सेकंड, टर्म लोन और इंटरेस्ट फ्रॉम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसको पेमेंट में आपने डिफॉल्ट नहीं की हो। स्टैट्यूटरी ड्यूज ऑफ एम्प्लॉइज, बोनस, पीएफ, ग्रेच्युटी, ट्रांसफर टू आईपीएफ, इसमें डिफॉल्ट नहीं की हो। पर अगर इसमें मान लो डिफॉल्ट किया और फिर भी डीवीआर इश्यू करना है, तो व्हेन इट इज पॉसिबल, तो ये थोड़ा सा घुमाया हुआ है, केयरफुली देखो। जब कंपनी उस डिफॉल्ट को गुड कर देगी, जिस साल में गुड किया उसका पहले फाइनेंशियल ईयर एंड होने दो, उसके बाद 5 इयर्स लैप्स होने दो, देन डीवीआर इश्यू कर सकते हो। मतलब मेन खतरनाक कौन सा है, गुड करने के बाद फाइनेंशियल ईयर एंड होना, देन 5 इयर्स का लैप्स होना। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स देखो डिविडेंड के बेसिस पे, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, दोनों पे फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड है। अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुए तो उनका डिविडेंड का जो एरियर वो क्यूमुलेट होता जाएगा अगले सालों के प्रॉफिट के लिए, इसमें वो क्यूमुलेशन नहीं होता। ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, सरप्लस प्रॉफिट, सरप्लस कहते हैं इसमें कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप में पार्टिसिपेट करते हैं, नॉन पार्टिसिपेटिंग के नाम में आंसर गिवन है। On the basis of convertibility, convertible preference shares, non-convertible preference shares. On the basis of redemption, redeemable, irredeemable. Irredeemable preference shares 1988 से इश्यू होना बंद हो गए।
तो अब अपन लेते हैं नेक्स्ट सेक्शन 55, इश्यू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। आज के टाइम में केवल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इश्यू होंगे। रिडीम कब तक करना है? अगर कंपनी इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर रही है तो मैक्स 30 इयर्स के इश्यू कर सकती है, और नॉर्मल प्रोजेक्ट होते हैं अदर देन इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो फिर 20 इयर्स के प्रेफरेंस शेयर भी क्या किए जा सकते हैं, इश्यू किए जा सकते हैं। इंफ्रा में 30, अदर में 20 मैक्स। इंफ्रा वाले में कंडीशन है 21st ईयर से आपको कहते हैं इसमें शेयर होल्डर को ऑप्शन देना होगा 10% अपने प्रेफरेंस शेयर्स की रिडम्पशन का। तो ऐसे धीरे 10 करते हुए 30 तक सारे के सारे प्रेफरेंस शेयर क्या हो जाएंगे, रिडीम। सोर्सेस फॉर रिडम्पशन, प्रॉफिट से भी कर सकते हो, नए शेयर इश्यू करके भी कर सकते हो। अगर आप प्रॉफिट से कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है जितने प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कर रहे हो उसके नॉमिनल वैल्यू के बराबर का पैसा किसमें ट्रांसफर करना है, सीआरआर में, क्योंकि कैपिटल कम हो रही है, शॉर्टफॉल हो रहा है, तो क्रेडिटर्स को ऑब्जेक्शन हो सकता है। अब अपन सीआरआर में उसके बराबर का पैसा ट्रांसफर करेंगे, और सीआरआर यूज करने का केवल एक ही पर्पस होता है, वो है इश्यू ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स। तो फ्यूचर में हम क्या करेंगे, कहते हैं इसमें बोनस शेयर इश्यू करके जो कैपिटल का शॉर्टफॉल हुआ था उसको वापस ब्रिंग कर देंगे, क्रेडिटर्स की समस्या खत्म। अब रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एट पार पर भी हो सकता है और प्रीमियम पर भी हो सकता है। अगर हम प्रीमियम पर कर रहे हैं तो पैसा कहां से लाएंगे, तो सोर्स डिपेंड करेंगे एएस अंडर सेक्शन 133। अगर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे एप्लीकेबल हुए तो सोर्स केवल एक है, वो आउट ऑफ प्रॉफिट, और अगर एप्लीकेबल नहीं हो रहे तो सोर्स दो है, आउट ऑफ प्रॉफिट भी और आउट ऑफ एसपी अकाउंट भी है। इसमें एक एक्सेप्शन है, सेक्शन 133 कंपनीज एक्ट 13 से बना है। अगर आपने उससे पहले प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर दिए तो फिर सोर्सेस दोनों आ जाएंगे। इफेक्ट ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, मेंबरशिप खत्म। अनरिडीम्ड या आउटस्टैंडिंग प्रेफरेंस शेयर्स, देखो आपने प्रेफरेंस शेयर इश्यू किए तो रिडीम भी करना है, पर अगर आप ड्यू डेट पर रिडीम नहीं कर पा रहे तो प्रेफरेंस शेयर्स क्या कहलाएंगे, अनरिडीम्ड, आउटस्टैंडिंग। तो या तो आपने उनका रिडेम्पशन नहीं किया या एरियर ऑफ डिविडेंड नहीं दिया। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, कंपनी नए प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर सकती है पुराने वालों को रिडीम करने के लिए, उनके डिविडेंड का एरियर पे करने के लिए। पर इसके लिए करना क्या होगा, मिनिमम 3/4 ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इन वैल्यू, मतलब एक तरह से 75% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इन वैल्यू एंड ट्रिब्यूनल की अप्रूवल लेनी है। ट्रिब्यूनल अप्रूवल देने के टाइम पर कह सकती है देखो सर ज्यादातर तो चाहते ही हैं कि नए प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर दो पुरानों के लिए, पर जो ऐसा नहीं चाहते वो डिसेंटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, उनका पैसा वापस लौटा दो। शेयर सर्टिफिकेट, प्राइमा फेसी एविडेंस, देखते ही पता करना है इस बारे में एविडेंस। अगर फिजिकल शेयर होल्डिंग है तो वो क्या होता है, शेयर सर्टिफिकेट, और शेयर्स डीमैटेरियलाइज फॉर्म में तो जिस दिन आपका नाम किसके रिकॉर्ड में आ जाएगा, डिपॉजिटरी के, तो आपको कहते हैं इसमें क्या माना जाएगा, उतने शेयर्स का होल्डर या बेनिफिशियल ओनर माना जाएगा। अब शेयर सर्टिफिकेट में एग्जाम के लिए जो एमसीक्यू बनता है इस पे साइन किसके आएंगे, देखो शेयर सर्टिफिकेट आप कॉमन सील के भी यहाँ पे भी इश्यू कर सकते हो, पर कॉमन सील आज के टाइम में ऑप्शनल है, तो फिर साइन किसके आएंगे, 2 डायरेक्टर्स, जिसमें एक एमडी होना चाहिए तो दूसरा अदर देन एमडी मतलब नॉर्मल डायरेक्टर, या फिर 1 डायरेक्टर प्लस 1 सीएस। 3 वर्डिंग्स है, ओएससी ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट जो कंपनी फर्स्ट टाइम पर इश्यू कर रही है, रिन्यूड शेयर सर्टिफिकेट ओएससी के फैक्ट्स में कोई चेंज और कहते हैं इसमें हुआ है, जैसे मान लो कंपनी कहते हैं इसमें शेयर्स को स्प्लिट कर रही है, कंसोलिडेट कर रही है, मर्जर डीमर्जर का डिसीजन है इस तरीके से। एंड डीएससी, अगर शेयर होल्डर से ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट लॉस्ट हो जाता है या डिस्ट्रॉयड हो जाता है, ठीक है, तो नॉर्मली कंपनी पहले क्या इश्यू करती है, ओएससी ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट, पर ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट इश्यू होने से पहले भी क्या आता है, लेटर ऑफ अलॉटमेंट। वो लेटर ऑफ अलॉटमेंट हम किसको कहते हैं, हैंड ओवर करते हैं कंपनी को, तो कंपनी हमें क्या देती है, ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट। अब इसमें जो क्वेश्चन कहते हैं इसमें बनता है वो यहां पर है, डीएससी कब तक इश्यू करना है, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट का थीम आपको क्या बताया था, जब ओरिजिनल लॉस्ट हो जाए या डिस्ट्रॉयड हो जाए, ठीक है। लिस्टेड कंपनी अनलिस्टेड कंपनी दोनों में अलग अलग टाइमिंग है। जिस दिन आप कंपनी को कंप्लीट डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो,
लिस्टेड कंपनी के केस में विद इन 15 डेज, अनलिस्टेड कंपनी के केस में विद इन 3 मंथ्स। लिस्टेड कंपनियां नंबरिंग में कम है तो कम दिन लिए 15 डेज, अनलिस्टेड कंपनियां नंबरिंग में बहुत ज्यादा होती हैं तो हमने ज्यादा टाइम लिया 3 मंथ्स। एक पेनल्टी है, ये ध्यान रखनी है, अगर आपने फ्रॉडुलेंटली डीएससी इश्यू किया है तो जो कंपनी के ऑफिसर है उनको तो 447 का इनाम मिलेगा, पर कंपनी पर भी पेनल्टी लगेगी। क्या पेनल्टी लगेगी? मिनिमम फाइन शेयर्स की फेस वैल्यू का 5 टाइम, मैक्स कितना हो सकता है 10 टाइम्स वर्सेस ₹10 करोड़, विच एवर इज हायर। ये हिस्सा जरूर ध्यान रखना एग्जाम के लिए, ठीक है। वोटिंग राइट ऑफ शेयर होल्डर, देखो 43 की जैसे 47 भी है, एप्लीकेबिलिटी नॉन एप्लीकेबिलिटी, ठीक है, वो कनेक्शन ध्यान रखना, पहले प्रोविजन समझो। मोड्स ऑफ वोटिंग राइट, देखो वोटिंग राइट दो तरीके से, शो ऑफ हैंड केवल एक वोट मिलेगा चाहे कितने भी शेयर्स हो, पोल वोटिंग राइट एज पर नंबर ऑफ शेयर्स, एवरी रेजोल्यूशन प्लेस्ड बिफोर जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग में इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स दोनों आते हैं, पर वोटिंग राइट केवल किसको देते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास जनरली जनरल मीटिंग में कोई वोटिंग राइट नहीं होते, पर दो केसेस है जिनमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास भी जनरल मीटिंग में वोटिंग राइट आ जाएंगे, ठीक है। तो पहला देखो केस कौन सा है, अगर मीटिंग में कोई ऐसा मैटर डिस्कस हो रहा है जिससे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पे भी फर्क पड़ता है, जैसे 48 वेरिएशन इन शेयर होल्डर्स राइट, 66 रिडक्शन ऑफ कैपिटल, फाइनल में पढ़ोगे 271 वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, पर ये क्वेश्चन लाइक मैटर नहीं, क्वेश्चन यहां बनेगा अगर कंपनी ने लास्ट 2 कॉन्सेक्यूटिव ईयर से क्या नहीं दिया है, डिविडेंड नहीं दिया है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास भी वोटिंग राइट आ जाएंगे। जब तक प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट नहीं होते, हम वोटिंग राइट इक्विटी कैपिटल के बेसिस पे देते हैं, लेकिन जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी वोटिंग राइट ले जाते हैं तो फिर हम वोटिंग राइट पेड अप कैपिटल के बेसिस पे देंगे। क्लास मीटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की होती है, इसमें इक्विटी शेयर होल्डर्स का कोई रोल नहीं होता, तो वोटिंग राइट केवल और केवल किसको मिलेंगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। पोजीशन ऑफ निधि कंपनी, ये भी क्वेश्चन लाइक मटेरियल है। निधि कंपनी में अगर पोल के रूट से वोटिंग हो रही है तो किसी भी शेयर होल्डर के पास कितने भी कहते हैं इसमें वोटिंग परसेंटेज है, वो मैक्स 5% ऑफ पेड अप कैपिटल की वोटिंग परसेंटेज एक्सरसाइज कर सकता है। मतलब जिनके पास 5 से कम है उसमें तो दिमाग नहीं लगाना, पर जिनके पास 5 से ज्यादा है उनके वोटिंग परसेंटेज डाउन होके किस पे आ जाएंगे? 5% पे, केवल निधि कंपनी में, ठीक है। अब जैसे ए के पास 2% है, 2% एक्सरसाइज कर लेगा, बी के पास 5% है, 5% एक्सरसाइज कर लेगा, सी के पास 10% है, पर वो मैक्स कितने एक्सरसाइज कर पाएगा? 5। एमसीक्यू है यहाँ पर। अब 47 किस पर एप्लीकेबल और किस पर नहीं, देखो एप्लीकेबिलिटी नॉन एप्लीकेबिलिटी प्रोविजन सेम है 43 की तरह। अगर 47 एप्लीकेबल है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जनरल मीटिंग में वोटिंग राइट कब देना है? जब लास्ट 2 कॉन्सेक्यूटिव ईयर से आपने क्या नहीं दिया? डिविडेंड नहीं दिया। पर अगर वो 47 एप्लीकेबल ही नहीं है तो 2 इयर्स का कोई मतलब ही नहीं है, आप ऑल केसेस में दे दो वोटिंग राइट, 2 इयर्स पे दिमाग ही मत लगाओ, 2 को 1 बना दो, 3 बना दो, 5 बना दो, तो ये आपका 43 और 47 का कनेक्शन। आगे बढ़ते हैं, वेरिएशन इन शेयर होल्डर्स राइट। देखो कंपनी के पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है और इक्विटी शेयर कैपिटल भी है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर इक्विटी शेयर होल्डर दोनों के अपने अपने राइट्स हैं। अगर कंपनी इन राइट्स को वेरी करना चाहती है तो उसको सेक्शन 48 फॉलो करना पड़ेगा। वेरिएशन करना है तो पहले आपके एमओए रिव्यू में इसके लिए प्रोविजन होने चाहिए। मान लो एमओए रिव्यू साइलेंट है, तो जिस समय शेयर्स इश्यू हुए थे उस समय आपने इनके वेरिएशन पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया, ठीक है। तो अब बात करते हैं, अगर आपको वेरिएशन करना है तो इसके लिए क्या करना होगा। जिन क्लास ऑफ शेयर्स में आप वेरिएशन करना चाहते हो, इक्विटी है, प्रेफरेंस है, या उनकी भी अलग अलग कैटेगरी है, तो उस क्लास की इश्यूड कैपिटल कि मिनिमम 3/4 की आपको क्या लेनी चाहिए? रिटर्न कंसेंट, या जनरल मीटिंग में क्या आप पास कर लो? एसआर। इश्यूड कैपिटल ऑफ दैट क्लास की मिनिमम 3/4 की आपको क्या लेनी है? रिटर्न कंसेंट, या जनरल मीटिंग में क्या पास कर लो? एसआर।
अगर एक कैटेगरी के शेयर होल्डर्स के राइट्स वैरी करने से फर्क दूसरी कैटेगरी पे भी पड़ रहा है तो दूसरे की भी सेम रूट से आपको क्या लेनी होगी, कंसेंट। रेमेडी या ऑप्शन अवेलेबल टू डिसेंडिंग शेयर होल्डर, आपने 100% की तो कंसेंट नहीं ली, 3/4 या फिर कहते हैं इसमें एसआर के रूट से तो कंसेंट लिए तो बाकी बच गए। तो डिसेंटिंग जो इस रिटर्न कंसेंट के फेवर में नहीं है या जिसने एसआर के अगेंस्ट में वोटिंग की, अगर वो उस क्लास के मिनिमम 10% हो जाता है, मतलब जैसे इक्विटी शेयर्स है, डीवीआर एसवीआर दो अलग अलग क्लासेस हैं, डीवीआर के राइट वेरी की, तो डीवीआर के जितने भी शेयर्स थे उसके मिनिमम अगर आप 10% हो तो फिर आप ट्रिब्यूनल के पास चला जाओ विद इन 21 डेज ऑफ दिस उस वेरिएशन को कैंसिल करवाने के लिए। अगर आप 10% नहीं हो तो फिर आप ट्रिब्यूनल के पास नहीं जा सकते। ये वेरिएशन तब तक इफेक्टिव नहीं होगा जब तक ट्रिब्यूनल से अप्रूव ना हो जाए, और ट्रिब्यूनल से अप्रूव होने के बाद हम इसकी कॉपी किसको दे देंगे, आरओसी, वही तो के वाला टाइम 30 डेज। 49 से 51 कॉल्स एंड इंसिडेंटल मैटर। यूनिफॉर्म कॉल, कोई भी कंपनी जब कॉल मंगाएगी पहली बात सारे शेयर होल्डर से मंगाएगी, दूसरी बात एक जैसे अमाउंट की बनाएगी। लेकिन अगर शेयर्स पे अमाउंट डिफरेंटली पेड है, जैसे कॉल्स इन एरियर कॉल्स इन एडवांस की सिचुएशन है, तो कॉल यूनिफॉर्म नहीं हो सकती, उसका अमाउंट क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। ये तो खैर एग्जांपल है। कॉल्स इन एडवांस, अगर एओए में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है तो कंपनी उस अमाउंट को भी एक्सेप्ट कर सकती है शेयर्स पे जिसकी अभी तक कंपनी ने किसकी डिमांड नहीं की है, कॉल की डिमांड नहीं की है, पर पहले प्रोविजनिंग कहां होनी जरूरी है, एओए में। कॉल्स इन एडवांस देने से आपके पास कोई एडिशनल राइट नहीं आएंगे, मतलब आप कोई एक्स्ट्रा डिविडेंड एक्स्ट्रा वोटिंग राइट ऐसा कुछ नहीं कर सकते जब तक वो कॉल एडजस्ट नहीं हो जाएगी। और एडजस्ट कब होगी, जब अपन उसकी डिमांड किससे करेंगे, सबसे। ठीक है, अब अगर ड्यू कॉल पे नहीं की तो वोटिंग राइट जरूर कम हो सकते हैं। कॉल्स इन एडवांस देने से शेयर होल्डर को एओए की रेट पे इंटरेस्ट मिलने की कहते हैं इसमें एंटाइटलमेंट हमें देना है, पर ये कॉल रिफंडेबल नहीं है, सोच समझ के पे करनी चाहिए। आपने जो कॉल्स इन एडवांस दे दी, फ्यूचर में जब उससे रिलेटेड कॉल मंगाई जाएगी तो आपकी लायबिलिटी एक्सटिंग्विश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। वाइंडिंग अप के टाइम पर कॉल्स इन एडवांस देने वाले शेयर होल्डर की पोजीशन आफ्टर क्रेडिटर्स बट बिफोर अदर शेयर होल्डर इन रिलेटिंग टू कॉल्स इन एडवांस। 51 प्रोपोर्शनेट रेट ऑफ डिविडेंड, अगर कंपनी के एओए में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है तो डिविडेंड फिर फेस वैल्यू पर नहीं, पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स पे दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज एट डिस्काउंट एट प्रीमियम। अगर आप फेस वैल्यू से मोर पर शेयर इश्यू कर रहे हो तो जितना मोर है उसका नाम क्या है, प्रीमियम, और फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू से कम पर शेयर इश्यू कर रहे हो तो जितना कम है उसका नाम क्या है, डिस्काउंट। वैसे तो आज के टाइम में डिस्काउंट पर सिक्योरिटीज इश्यू नहीं होती। इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज एट प्रीमियम, प्रीमियम पर सिक्योरिटीज इश्यू करने के लिए एओए में कोई स्पेसिफिक प्रोविजन की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी अपनी एसेट्स की फेयर वैल्यू कब चार्ज करेगी, जब वो प्रीमियम पर इश्यू करेगी। वंस अपॉन अ टाइम शेयर फेस वैल्यू 10 पे था, फिर कंपनी ने बिजनेस किया, गुडविल बढ़ी, प्रॉफिट्स बढ़े, तो आज भी 10 में थोड़ी देगी, ज्यादा तो चार्ज करेगी। मोड्स फॉर पेमेंट ऑफ प्रीमियम, प्रीमियम कैश में भी दिया जा सकता है और काइंड में भी। अगर आप सपोज करो सेलर ऑफ एसेट्स को शेयर्स दे रहे हो तो कोई डिस्काउंट भी थोड़ी दोगे, प्रीमियम पर दोगे, पर वो कैश नहीं दे रहा, वो क्या दे रहा है, एसेट्स। प्रीमियम का पैसा कहां ट्रांसफर करना है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट के आपने 5 यूटिलाइजेशन पढ़ रखे, ठीक है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कौन कौन से पर्पजेस के लिए यूज किया जा सकता है, इसके दो पार्ट है। एक, एएस अंडर सेक्शन 133 आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे एप्लीकेबल नहीं है तो 5 पर्पज, और अगर एप्लीकेबल है तो 5 की जगह कितने हो जाएंगे, 3। अब वो 5 पर्पज क्या है, जैसे आपने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ किया, कर दो। सेकेंड थिंग कहते हैं इसमें, अगर आपने शेयर से या डिस्काउंट शेयर से डिबेंचर इश्यू करने के टाइम पर कोई कमीशन दी या कोई डिस्काउंट दिया तो उसको एडजस्ट कर लो। थर्ड कहते हैं इसमें, आपने प्रेफरेंस शेयर से डिबेंचर्स प्रीमियम पर रिडीम किए। फोर्थ, आप फुल्ली पेड अप बोनस शेयर इश्यू कर रहे हो। फिफ्थ, आप बायबैक कर रहे हो।
तो ये 5 पर्पज के लिए यूज कर सकते हो। लेकिन अगर एएस लग गया एफएस पे फिर 5 की जगह 3 है। ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो प्रीमियम पेड हो रहा है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल्स और डिबेंचर्स, ये हट जाएगा। बाकी तीनों सेम टू सेम काम आएंगे। प्रोहिबिशन ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। देखो कोई भी कंपनी बिलो फेस वैल्यू शेयर इश्यू नहीं कर सकती, करेगी तो वो कहते हैं इसमें इश्यू एंड अलॉटमेंट वाइड होगा। पर दो एक्सेप्शन है, एक आपको आता है स्वेट इक्विटी शेयर सेक्शन 54 में इश्यू करना, दूसरा क्रेडिटर्स को शेयर इश्यू करना, कन्वर्जन ऑफ डेब्ट इनटू शेयर्स। तो शेयर्स क्रेडिटर को इश्यू करने का मतलब कंपनी लॉसेस में चल रही है, तो क्रेडिटर का कोई दिमाग खराब थोड़ी ना, जो क्या पे करेगा प्रीमियम, नहीं। तो वहां पर कहते हैं इसमें वो शेयर्स को एट पार या कहते हैं इसमें बिलो फेस वैल्यू कहते हैं इसमें लेता है, तो वहां डिस्काउंट अलाउड कहते हैं इसमें होता है। अगर इसके अलावा आपने शेयर्स डिस्काउंट पे इश्यू कर दिए तो देखो कंपनी और डिफॉल्टिंग ऑफिसर्स पे जितना आपने अमाउंट डिस्काउंट पर शेयर इश्यू करके रिसीव किए वर्सेस ₹5 लाख, विच एवर इज लोअर, पेनल्टी ठुकेगी। और कंपनी की एडिशनल लायबिलिटी है 12% पर एनम की रेट पर उसको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स, देखो इसमें पढ़ के देखो आप कौन सी चीज को नहीं जानते थे। स्वेट इक्विटी शेयर्स केवल एम्प्लॉयज को नहीं बल्कि डायरेक्टर्स को भी इश्यू किए जा सकते हैं फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश और एट अ डिस्काउंट, वो नॉर्मल थिंग कहते हैं इसमें। टू प्रोवाइड द राइट ऑफ नो हाउ, किसी चीज को करने की टेक्निकल नॉलेज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो इसने अपने यहाँ से स्वेट इक्विटी शेयर्स अर्न कहते हैं इसमें किए, और वैल्यू एडिशन, जब आप कंपनी की इकोनॉमिक ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो बदले में आपको भी तो कुछ मिलना चाहिए। स्वेट इक्विटी शेयर इश्यू करने के दो तरीके, एक अनलिस्टेड कंपनी, दूसरा लिस्टेड कंपनी। ये कंडीशंस लिस्टेड कंपनी की है, इन साइलेंट आपको लिस्टेड कंपनी की लिखनी चाहिए। अनलिस्टेड कंपनी की अभी अपन रूल 8 पढ़ेंगे। तो सबसे पहला, ये शेयर्स ऑलरेडी इश्यूड शेयर से बिलोंग करने चाहिए, कंपनी को एसआर पास करना है, ये ऑर्डर बिजनेस नहीं स्पेशल बिजनेस है, तो नोटिस ऑफ मीटिंग में आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना है, कितने शेयर्स दोगे, उनकी मार्केट प्राइस क्या है, कितना डिस्काउंट दे रहे हो, कौन से डायरेक्टर या एम्प्लॉयज को शेयर्स दिए जाएंगे। पहले एक पॉइंट होता था कंपनी को अपना बिजनेस कमेंस किए हुए एटलीस्ट 1 ईयर कंप्लीट हो जाना चाहिए, अब वो पॉइंट खत्म हो गया। तो मतलब आज के टाइम में कंपनी जब चाहे तब क्या कर सकती है, स्वेट इक्विटी शेयर इश्यू कर सकती है, कोई समस्या कहते हैं इसमें नहीं है। स्वेट इक्विटी शेयर का टाइप है, इसको परिपशु रैंकिंग इक्वल रैंकिंग मिल जाएगी किसके, नॉर्मल इक्विटी शेयर्स। तो फ्यूचर में वोटिंग राइट डिविडेंड और है वो स्वेट इक्विटी शेयर्स को भी मिलेगा। कॉम्प्लायंस ऑफ प्रोविजंस, लिस्टेड कंपनी है तो सेबी रेगुलेशन, अनलिस्टेड कंपनी है तो किसको फॉलो करेगी, रूल 8। रूल 8 आज के टाइम में ज्यादा काम में आ रहा है। मीनिंग ऑफ एम्प्लॉय, पर रूल 8 कौन से कंपनियों के लिए, अनलिस्टेड, केवल परमानेंट एम्प्लॉय कोई इंडिया में काम करे इंडिया से बाहर फर्क नहीं पड़ता है। डायरेक्टर में फर्क नहीं पड़ेगा कि वो कंपनी के होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है या नहीं, क्योंकि एक बंदा सेम टाइम पर 20 कंपनीज का डायरेक्टर हो सकता है, ये आप सीए फाइनल में पढ़ोगे। एम्प्लॉय में हम इंक्लूड कर रहे हैं केवल उस कंपनी के एम्प्लॉय को नहीं, उसकी होल्डिंग और सब्सिडरी के एम्प्लॉयज एंड डायरेक्टर को भी इंक्लूड कर रहे हैं। एसआर पास करो, एसआर की वैलिडिटी कितनी है, मैक्स 12 मंथ्स, इसमें स्वेट इक्विटी शेयर इश्यू कर दो, नहीं तो फिर से फ्रेश एसआर पास करना होगा। केयरफुली इस पॉइंट को समझो। मैक्स लिमिट ऑफ इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स, नॉर्मल कंपनी, ठीक है, अदर देन स्टार्टअप कंपनी, वो 1 ईयर में मैक्स 15% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल और शेयर्स ऑफ ₹5 करोड़, विच एवर इज हायर ही स्वेट इक्विटी शेयर्स के नाम पर इश्यू कर सकती है 1 साल में। और लाइफ में कभी भी एनी पॉइंट ऑफ टाइम मैक्स 25% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल। पर इसमें ध्यान क्या रखना है, जो ऑलरेडी इश्यूड कर रखे स्वेट इक्विटी शेयर्स वो भी ऐड करने हैं। तो 1 ईयर में 15, ओवरऑल 25। स्टार्टअप कंपनी को हमने छूट दे रखी है मैक्स 50% ऑफ पेड अप कैपिटल। नॉर्मल कंपनी में इक्विटी कैपिटल टारगेट कर रहे हैं, स्टार्टअप में सीधा पेड अप कैपिटल। और स्टार्टअप में ज्यादातर कनेक्शन 10 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आता है। लॉक इन पीरियड मैक्स 3 इयर्स। इस ड्यूरेशन में एम्प्लॉय अपने शेयर क्या नहीं कर सकता, ट्रांसफर नहीं कर सकता, वो लॉक्ड हो चुके हैं।
शेयर सर्टिफिकेट वर्सेस शेयर वारंट, आईसीए ने डिफरेंस नहीं दे रखे। शेयर वारंट देखो क्या था, पब्लिक कंपनियों के शेयर्स पहले, आज के टाइम का नहीं है शेयर वारंट, तभी तो आईसीए इसको इज्जत नहीं दे रही। पब्लिक कंपनियों के शेयर जब फुल्ली पेड अप हो जाते थे तो शेयर्स के ट्रांसफर के टाइम को रिड्यूस करने के लिए कॉन्सेप्ट बनाया गया जिसका नाम है शेयर वारंट, जो ओनली फुल्ली पेड अप शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी के बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया था। इस पे किसी का नाम नहीं लिखा होता, तो ये एक बियरर या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, इसे मियर डिलीवरी से क्या किया जा सकता है, ट्रांसफर। जबकि शेयर सर्टिफिकेट वो तो फुल्ली पेड अप पार्टली पेड अप दोनों के लिए हो सकता है, उस पे शेयर होल्डर का नाम लिखा हुआ है, उसको ट्रांसफर करना है तो आपको ट्रांसफर डीड या इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर फिलअप करनी पड़ेगी। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी दो तरीके से होती है, एक बाय ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, दूसरा बाय ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स कौन करेगा, शेयर होल्डर, तो एट द विल ऑफ शेयर होल्डर। किसके लिए करेगा, कंसिडरेशन, फोकट में नहीं। कैसे ट्रांसफर होगा, शेयर सर्टिफिकेट है तो ट्रांसफर डीड फिलअप करो, शेयर वारंट होता मियर डिलीवरी से दे दो, डीमेट अकाउंट है तो इलेक्ट्रॉनिकली क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। बाय ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, जब कोई शेयर होल्डर मर जाता है या इंसॉल्वेंट हो जाता है या पागल हो जाता है तो उसके शेयर ट्रांसमिट किसको हो जाएंगे, मर गया तो एलआर को, इंसॉल्वेंट हो गया तो ऑफिशियल रिसीवर या असाइनी को, इनसेन हो गया तो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाय कोर्ट को। अब ट्रांसफर कैसे होता, शेयर होल्डर की मर्जी से, ट्रांसमिशन कैसे हुआ, ऑपरेशन ऑफ लॉ। ट्रांसफर कंसिडरेशन के बदले में इसमें तो शेयर होल्डर ही मर गया तो कंसिडरेशन लेगा किससे, शेयर ट्रांसफर करने थे तो ट्रांसफर डीड फिलअप करनी है। ट्रांसमिशन में एलआर कंपनी को जाके एप्लीकेशन देगा या इंटीमेशन देगा शेयर होल्डर मर गया, उसके शेयर मेरे को क्या कर दो, ट्रांसफर कहते हैं इसमें कर दो। सेक्शन 56, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। केयरफुली देखो, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ मेंबर, गारंटी कंपनी, हित नॉट ब्याज, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, ये सेम प्रोसीजर है, बस फर्क क्या है, इन दोनों में हमें इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर या ट्रांसफर डीड फिलअप करनी है। इसमें कंपनी को क्या देनी है, इंटीमेशन या एप्लीकेशन देनी है। हम मेन बेस किसको बना रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, तो प्रोसीजर फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, यही प्रोसीजर इन दोनों में काम आ जाएगी, पर इन पे क्वेश्चन नहीं बनता, क्वेश्चन वो इस पे दे रहा है। स्टेप 1, सबसे पहला आपको इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर क्या करनी है, एग्जीक्यूट। कौन करेंगे, ट्रांसफर एंड ट्रांसफरी दोनों। फॉर्म नंबर याद रखें तो बढ़िया है, नहीं तो छोड़ देना। कंटेंट्स, देखो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर क्या है, कॉन्ट्रैक्ट का नाम है, इसमें ट्रांसफर की डिटेल, ट्रांसफरी की डिटेल, क्या ट्रांसफर हो रहे हैं, शेयर्स उनकी डिटेल, कौन सी डेट को हो रहे हैं, कितने कंसिडरेशन के बदले में, ये सब डिटेल। साइन किसके चाहिए, ट्रांसफरर के, क्योंकि उसी के तो शेयर ट्रांसफर हो रहे हैं, ट्रांसफरी की साइन की जरूरत नहीं है। स्टेप 2, जब ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर एग्जीक्यूट हो जाएगी तो उसको हम शेयर सर्टिफिकेट एंड स्टैम्प ड्यूटी के साथ ट्रांसफर या ट्रांसफरी किसको जमा करा देंगे, कंपनी को, विद इन 60 डेज ऑफ एग्जीक्यूशन, जिस दिन ये फिलअप कर लेते उसके 60 डेज में। अब कंपनी क्या करेगी, इसके सारे कॉम्प्लायंसेस चेक करेगी, सेटिस्फाई होगी तो विद इन 30 डेज में रजिस्ट्रेशन कर देगी और ट्रांसफरी को नया शेयर सर्टिफिकेट दे देगी। रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ पार्टली पेड अप शेयर्स, देखो केयरफुली, पार्टली पेड अप शेयर, अगर फुल्ली पेड अप होता तो ये पॉइंट बनता ही नहीं। वेयर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर सबमिटेड बाय ट्रांसफरर अलोन, अगर ट्रांसफरर की जगह ट्रांसफरी सबमिट करता तो फिर ये पॉइंट नहीं बनता। तो कंपनी ऐसे कहते हैं इसमें ट्रांसफर का तब तक रजिस्ट्रेशन नहीं करेगी जब तक वो ट्रांसफरी को 2 वीक्स का नोटिस ना दे दे ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए। तो जिस दिन ट्रांसफरी को वो कहते हैं इसमें नोटिस मिला, उसके 2 वीक्स में वो ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है। मतलब कंपनी कह रही है भाई तू पार्टली पेड अप शेयर्स खरीद रहा है, उसका मतलब क्या है, जब भी मैं तेरे से कॉल्स की डिमांड करूंगी तेरे को कॉल्स पे करनी पड़ेगी, कोई ऑब्जेक्शन है तो रेज कर ले। कब इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर की जरूरत नहीं है, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज के लिए। देखो नॉर्मली तो हमने अभी देखा था सिक्योरिटीज ट्रांसफर करना है तो आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर फिलअप करो। कब नहीं चाहिए, शेयर वारंट, डीमेटलाइज फॉर्म में सिक्योरिटीज है, अगर गवर्नमेंट कंपनी में गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज उसके नॉमिनी के नाम पर है, सेंट्रल गवर्नमेंट में नॉमिनी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट में गवर्नर ऑफ स्टेट, कोई वास्तव में तो ट्रांसफर हुआ नहीं हुआ।
ये केवल फॉर्मेलिटी का माना जाता है, हाँ भाई सीजी की सिक्योरिटीज प्रेसिडेंट के नाम पर है। फॉर ट्रांसफर ऑफ बॉन्ड इशूड बाय गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी में अगर बॉन्ड इश्यू किया है, बॉन्ड भी एक तरह की डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है, तो ऐसे केस में उसे ट्रांसफर करने के लिए बॉन्ड के पीछे, बॉन्ड सर्टिफिकेट या लेटर ऑफ अलॉटमेंट के पीछे ट्रांसफर क्या करेगा, अपने साइन करके उसे ट्रांसफरी को दे देगा। फिर ट्रांसफरी अपने नेम एंड एड्रेस के साथ किसको सबमिट करा देगा, गवर्नमेंट कंपनी को। फिर गवर्नमेंट कंपनी उसका क्या कर देगी, रजिस्ट्रेशन कर देगी। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स बता चुका हूं, ये राइट्स ऑफ एलआर ऑफ डिसीज शेयर होल्डर, अगर शेयर होल्डर मर गया तो शेयर उसके एलआर को ट्रांसमिट हो रहे, तो वो कंपनी को अप्लाई करके मेंबर बन सकता है, शेयर सर्टिफिकेट सक्सेशन सर्टिफिकेट लगा देगा। और अगर वो शेयर अपने नाम पर नहीं लेना चाहता तो शेयर ट्रांसफर कर देगा। ऐसे केस में इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर पर साइन किसके आएंगे, एलआर के, क्योंकि शेयर होल्डर तो मर गया, पर फिर भी हम मानेंगे कि एलआर ही जैसे शेयर होल्डर है। टाइम पीरियड फॉर इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट, देखो अगर शेयर्स फिजिकल फॉर्म में इश्यू हुए तो उससे 2 मंथ्स में आप सर्टिफिकेट इश्यू कर दो। सब्सक्राइबर्स ऑफ एमओए तो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से 2 मंथ्स में इश्यू कर दो। ट्रांसफर और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर की सिचुएशन है तो उससे 1 मंथ में कर दो, मतलब दोनों के लिए। और अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स है तो 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स। इसको ऐसे याद रखो, 2 + 2 1, देखो दो चीजों के लिए तो 1 + 1 मतलब 6 मंथ्स ऐसे टोटल। पेनल्टी अगर 56 कॉन्ट्रावीन करोगे तो कंपनी नालायक ऑफिसर पे 50,000 का फाइन। पर फ्रॉडुलेंटली अगर डिपॉजिटरी या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ने शेयर सर्टिफिकेट इश्यू कर दिया, शेयर को ट्रांसफर कर दिया, तो 447 का इनाम लगेगा। रिफ्यूजल ऑफ कंपनी टू रजिस्टर ट्रांसफर और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स एंड अपील अगेंस्ट रिफ्यूजल, देखो प्राइवेट कंपनी में शेयर्स के ट्रांसफर पे रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं क्योंकि शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है, पर रेस्ट्रिक्शन रीजनेबल होने चाहिए। पर पब्लिक कंपनी में तो ऐसे रेस्ट्रिक्शन होते नहीं। पर पब्लिक कंपनी के पास अगर सफिशिएंट कॉज है तो पब्लिक कंपनी फिर क्या कर सकती है, शेयर के ट्रांसफर को रेस्ट्रिक्ट कर सकती है। मतलब पब्लिक कंपनी अगर देखती है कि कंपनीज एक्ट, सेबी एक्ट, टिस्कर एक्ट या इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के वायोलेशन होकर शेयर ट्रांसफर हो रहे हैं, तो पब्लिक कंपनी ट्रांसफर का रजिस्ट्रेशन करने से क्या कर देगी, मना कर देगी। ट्रांसफर या ट्रांसफरी पब्लिक या प्राइवेट कंपनी को सबमिट करेंगे किसे, ड्यूली एग्जीक्यूटेड इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर को। अब कंपनी के पास 30 डेज का टाइम है, या तो हाँ करे या ना कर दे। मना करेगी रजिस्टर करने से तो उसके रीजंस भी बताने पड़ेंगे। नोटिस टू ट्रांसफर एंड ट्रांसफरी दोनों को दो, चाहे हाँ करे हो चाहे ना, उसके बारे में, नहीं तो फिर कंपनी के ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। सपोज करो कंपनी ने ना कर दिया, मैं तो रजिस्टर नहीं करी ट्रांसफर या ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स को, नाउ व्हाट, केयरफुली देखो। ट्रांसफरी अलोन किसके पास आएगा, ट्रिब्यूनल के पास। कब तक जाएगा, ये टाइमिंग है, ये ध्यान रखना है। टाइमिंग प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में अलग अलग है। जो भी डेटा प्राइवेट कंपनी का है उसमें +30 डेज कर दो, वो डेटा किसका बन जाएगा, पब्लिक कंपनी। मतलब प्राइवेट कंपनी में कम दिन है, पब्लिक कंपनी में ज्यादा है। ये डिपेंड करेगा अपील कब तक फाइल करनी है, नोटिस ऑफ रिफ्यूजल पे। नोटिस ऑफ रिफ्यूजल दिया नहीं दिया, दिया नहीं दिया, तो जो टाइमिंग यहां आएगी उसमें प्लस क्या कर दो इधर 30 डेज। तो अगर नोटिस ऑफ रिफ्यूजल प्राइवेट कंपनी ने दिया है तो जिस दिन वो नोटिस मिला रिफ्यूजल का उसके 30 डेज में अपील फाइल कर दो। नोटिस नहीं दिया तो जिस दिन ट्रांसफर डीड या इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर सबमिट की उसके 60 डेज में सबमिट कर दो। पर 60 में फर्स्ट 30 डेज तो किसके होते हैं, खुद कंपनी के, तो बचे कितने यहां पर भी 30। जो डेटा यहां पर है 30, इसमें +30 कर दो, आगे 60, यहां 60, यहां पर क्या आ जाएंगे 90। अब आपने कहते हैं ट्रिब्यूनल को अप्लाई किया, ट्रिब्यूनल क्या ऑर्डर कहते हैं इसमें देगी। सबसे पहले ट्रिब्यूनल पार्टीज को सुनेगी, सुनने के बाद अगर ऑर्डर कहते हैं इसमें कंपनी के फेवर में है, कंपनी ने मना किया था और फिर भी ट्रिब्यूनल उसी का फेवर करिए तो आप अपील हार गए। दूसरा आपके फेवर में आ गया तो आप अपील जीत रहे हो। तो ट्रिब्यूनल कंपनी से कह रही है डेटा ध्यान रखना, जिस दिन मेरा ऑर्डर मिले उसके 10 डेज में इस ट्रांसफर या ट्रांसमिशन का रजिस्ट्रेशन कर लो, आरओएम में रेक्टिफिकेशन कर लो, शेयर होल्डर को कोई डिविडेंड और का नुकसान हुआ आपने नहीं दिया इस ड्यूरेशन में तो उसको पे कर दो। ये पेनल्टी लग जाएगी सेक्शन 57 और ये कोई खास काम की पेनल्टी नहीं है। रेक्टिफिकेशन इन आरओएम,
किसी भी चीज को रेक्टिफाई करने का नंबर कब आएगा? जब उसमें कोई प्रॉब्लम हो। अगर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो सुधारना क्यों? अगर किसी पर्सन का नाम विदाउट एनी रीजन आरओएम में या तो एंटर हो गया या रिमूव अभी अपन देखेंगे फोर्स ट्रांसफर के बेसिस पे, उस पर्सन ने कंपनी को अप्लाई किया पर कंपनी ने कोई एक्शन नहीं लिया, तब वो सामने वाला पार्टी किसके पास चला जाएगा? ट्रिब्यूनल के पास चला जाएगा। या फिर पब्लिक कंपनी को ट्रांसफर का रजिस्ट्रेशन करने से मना करना चाहिए था, पर फिर भी उसने ट्रांसफर का रजिस्ट्रेशन कर लिया, तो ट्रांसफरी का नाम आरओएम से हटाने के लिए फिर अपन किसके पास चले जाएंगे? ट्रिब्यूनल के पास। ट्रिब्यूनल वापस कंपनी को वही ऑर्डर देगी कि भाई आरओएम में रेक्टिफिकेशन कहते हैं इसमें कर लो, इसका रजिस्ट्रेशन कहते हैं इसमें कर लो, नाम वापस एंटर कर लो। जब तक ट्रिब्यूनल का फाइनल ऑर्डर नहीं आए, मेंबर कौन है? जिसका नाम आरओएम में लिखा हुआ है। जैसे ट्रांसफरी का लिखा हो तो ट्रांसफरी हो जाएगा। पर ट्रिब्यूनल क्या करती है ऐसे केस में? इंजंक्शन ऑर्डर इश्यू करके राइट्स पे रेस्ट्रिक्शन लगा देती है। फोर्स ट्रांसफर, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर पर किसके साइन होते हैं? ट्रांसफरर के, मतलब ओरिजिनल शेयर होल्डर के। अगर वो साइन किससे किए गए हैं? फोर्जरी से, तो वो ट्रांसफर क्या कहलाएगा? फोर्स्ड ट्रांसफर। तो जिस इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर पर ट्रांसफरर के साइन ही फोर्जरी से किए गए, वो ट्रांसफर क्या कहलाता है? फोर्स ट्रांसफर। फोर्जरी नलिटी है, किसी पर्सन को कोई राइट पास ऑन नहीं होता है। पर मान लो कंपनी बेवकूफ है, उसने फोर्स ट्रांसफर को रजिस्टर किया, तो इसका मतलब ट्रांसफरर का नाम कहां से रिमूव हो गया? रजिस्टर ऑफ मेंबर से। किसका नाम एंटर हो गया? ट्रांसफरी का। तो ऑब्जेक्शन कौन रेज करेगा? ओरिजिनल ओनर ऑफ शेयर्स, मतलब ट्रांसफरर। वो कंपनी को ट्रिब्यूनल के रूट से कंपेल करेगा, मेरा नेम आरओएम में वापस रिस्टोर करो और जो मेरा बीच में डिविडेंड का नुकसान हो पे कर दो। राइट्स ऑफ ट्रांसफरी, देखो सबसे पहला ध्यान रखो, शेयर्स तो वापस ओरिजिनल शेयर होल्डर को मिलना है, तो ट्रांसफरी शेयर्स तो नहीं ले सकता। पर गलती कंपनी की है तो कंपनी से डैमेजेस की डिमांड कर सकता है। एक बच्चे का मेरे पास पिछले रिवीजन वीडियो में कमेंट आया था, सर ये थोड़ा फास्ट नहीं है? मैंने कहा बेटा ये नॉर्मल क्लास नहीं है, ये रिवीजन वीडियो है। ये रिवीजन वीडियो उनके लिए फायदेमंद है जिन्होंने पहले पढ़ रखा है। जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, कुछ जगह मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं, वो तो उसके लिए फायदेमंद हो सकता है। बाकी आप सोचते हो केवल इसी से काम हो जाएगा, मेरे को डाउट है। तो पहले आपको नॉर्मल क्लास करनी चाहिए, पहले विजन करना चाहिए, देन रिवीजन। 62 राइट इश्यू या फर्दर इश्यू ऑफ शेयर्स या राइट ऑफ प्रीएम्पशन। देखो बहुत सिंपल पॉइंट है। एक तो 62 निधि कंपनी पर एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा, राइट इश्यू का फायदा क्या होता है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के वोटिंग राइट डाइल्यूट नहीं होते। अब राइट इश्यू है क्या? कंपनी ने पहले शेयर इश्यू किए, कंपनी फिर से क्या करना चाहती है? नए शेयर इश्यू करना चाहती है। तो कंपनी की ड्यूटी क्या है? नए शेयर्स का ऑफर पहले किसको दो? एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, अब एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को इसके लिए पहले इंटीमेशन दो, मतलब नोटिस इश्यू करो, फिर इनको बताओ कितने शेयर ऑफर कर रहे हो, कौन सी प्राइस पे कर रहे हो, टाइम पीरियड फॉर रिप्लाई ध्यान रखना है, मिनिमम 15 डेज, मैक्स 30 डेज। प्राइवेट कंपनी को अगर 90% कहते हैं शेयर होल्डर की कंसेंट मिल गई, तो ये मिनिमम टाइम को 15 से भी कम कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर कहते हैं इसमें बताना है, अगर इस टाइम में रिप्लाई नहीं दिया तो आपका ऑफर डिक्लाइन माना जाएगा, तो फिर कंपनी वो शेयर्स या बीओडी वो शेयर्स किसी और को दे देगा। राइट ऑफ रेन्यूंसिएशन, एओ ने मना कर रखा है तो एक अलग बात है, वरना कंपनी राइट ऑफ रेन्यूंसिएशन देती है, मतलब शेयर होल्डर खुद सब्सक्राइब नहीं करना चाहता, वो किसी और के फेवर में उसको रिनाउंस कर सकता है। अब इसकी इंटीमेशन राइट इश्यू खुलने के एटलीस्ट 3 डेज बिफोर शेयर होल्डर को देनी है। प्राइवेट कंपनी फिर 90% मेंबर्स की कंसेंट से टाइम कम कर सकती है। सेकंड, वो नए शेयर आप किसको दे सकते हो? अपने एम्प्लॉयज को भी, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन के रूट से, पर एम्प्लॉयज को देना है तो पहले एसआर पास करो। प्राइवेट कंपनी में ओआर से भी काम हो सकता है। ईसोप और स्वेट इक्विटी शेयर्स में देखो डिफरेंस क्या है। ईसोप क्या है? हम कोई टास्क कंप्लीट करवाने के लिए पहले लालच देते हैं, फिर टास्क कंप्लीट होने के बाद उसका रिवॉर्ड देते हैं। तो ईसोप में डिस्काउंट मार्केट प्राइस पर आता है, स्वेट इक्विटी शेयर्स में डिस्काउंट फेस वैल्यू पर आता है। स्वेट इक्विटी शेयर्स कहते हैं इसमें कोई टास्क और दी नहीं जाती, काम अच्छा कर दे उसके बदले में आप कंपनी अपने आप दे रही है। पर ईसोप में जैसे बड़े ऑर्डर लिए हैं, गुड्स बढ़वाने हैं, तो एम्प्लॉयज को पहले लालच दिए जाते हैं। और ईसोप में जिस दिन ऑप्शन गिवन कर रहे हो और वास्तव में ऑप्शन मिलेगा,
ग्रांट और वेस्टिंग ऑफ ऑप्शन में मिनिमम 12 मंथ्स का गैप होता है, तो ईसॉप थोड़ा अलग है। फिर आप अपने शेयर्स ना तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दे रहे हो, ना ही एम्प्लॉयज को, किसी और को दे रहे हो, मतलब बिल्कुल नॉन मेंबर्स को दे रहे हो, तो पहले क्या पास करो, एसआर। जैसे आप सेलर ऑफ एसेट्स को शेयर्स दे रहे हो, तो ना तो एम्प्लॉय है ना एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, तो वैल्यूएशन रजिस्टर्ड वैल्यूएबल से करा लो। कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स और लोन इनटू शेयर्स, फिर क्या पास करो, एसआर। नेट नेट एक कॉमन चीज ध्यान रखो, राइट इश्यू किसको देना है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। अगर नए शेयर्स अदर देन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एक्स वाई जेड किसी को भी देना है, तो पहले क्या पास करना पड़ेगा, एसआर। कन्वर्जन ऑफ बोरोइंग फ्रॉम गवर्नमेंट सोर्सेस ऑन ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट, कंपनी ने गवर्नमेंट से लोन लिया है, वो कन्वर्टेबल है नहीं है फर्क नहीं पड़ता, डिबेंचर्स के रूल से नॉर्मल लोन फर्क नहीं पड़ता। गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया मेरा लोन किस में कन्वर्ट करो, शेयर्स में, तो कंपनी को नॉर्मली गवर्नमेंट का ऑर्डर फॉलो करना चाहिए। अगर कंपनी ऑर्डर फॉलो नहीं करना चाहती, तो कंपनी किसके पास चली जाएगी, ट्रिब्यूनल के पास। जिस दिन गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया उसके 60 डेज में ट्रिब्यूनल का ऑर्डर क्या माना जाएगा, फाइनल। कब कंपनी नए शेयर्स अदर देन एग्जिस्टिंग मेंबर्स को इश्यू कर सकती है, नॉन मेंबर्स को देने क्या पास करना होगा, एसआर। कोई सी भी सिचुएशन ले लो, सब में एसआर का काम है, पर जनरली नए शेयर पहले किसको देना है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, क्योंकि ये उनका राइट होता है। क्या ऑफर ऑफ राइट इश्यू आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे सकते हो, बिल्कुल, बस क्या पास कर लो, एसआर। अगला ले रहे हैं बोनस इश्यू या कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स या और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। देखो, कंपनी अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर, बोनस इश्यू हमेशा इक्विटी शेयर्स के लिए आता है, फ्री ऑफ कॉस्ट नए शेयर्स ऑफर कर रही है, तो शेयर्स क्या कहलाएंगे, बोनस शेयर्स। कहां से लाएंगे, फ्री रिजर्व्स, जिसमें रीवैल्यूएशन रिजर्व फ्रॉम एसेट्स नहीं लेना, एसपी अकाउंट, सीआरआर, क्योंकि सीआर तो वैसे ही बोनस इश्यू के लिए आती है। अब बोनस इश्यू की कंडीशंस क्या है, सबसे पहला एओएम, इसके लिए ऑथराइजेशन होनी चाहिए, पहले बीओडी रिकमेंड करता है, देन जनरल मीटिंग में अप्रूवल आती है। पार्टली पेड अप शेयर्स को किस में कन्वर्ट किया जाएगा, फुल्ली पेड अप में। कंपनी ने अपने फिक्स्ड डिपॉजिट्स, डेब्ट, सिक्योरिटीज के इंटरेस्ट या प्रिंसिपल की पेमेंट में डिफॉल्ट नहीं किया। कंपनी ने एम्प्लॉयज के स्टैट्यूटरी ड्यूज को पे करने में डिफॉल्ट नहीं किया, क्योंकि बोनस इश्यू आप क्या कर रहे हो, अपने रिजर्व्स को कैपिटलाइज कर रहे हो, तो आप क्या शो कर रहे हो, फंड्स एक्सेसिव है और आप ये लायबिलिटी क्लियर नहीं कर रहे, तो बोनस इश्यू तो कोई लायबिलिटी नहीं है, पर इनकी पेमेंट तो लायबिलिटी है, तो जब तक इनकी डिफॉल्ट चल रही है तब तक आप क्या नहीं कर सकते, बोनस इश्यू नहीं ला सकते। बोनस इश्यू नॉर्मली कंपनी डिविडेंड के बदले में इश्यू नहीं करती, डिविडेंड अलग कॉन्सेप्ट है, बोनस इश्यू अलग कॉन्सेप्ट है, पर एओए में लिखा हुआ है तो कंपनी कह सकती है देखो सर इस साल हम डिविडेंड नहीं दे रहे क्योंकि बोनस इश्यू ला रहे हैं। एक बार बोनस इश्यू का डिसीजन अनाउंस कर दिया तो आप उसको बाद में रिवोक नहीं कर सकते, मतलब बोनस शेयर्स देने पड़ेंगे। रिडक्शन ऑफ कैपिटल, हमने एक चार्ट किया था शुरुआत में, रिडक्शन कौन सी कैपिटल में से होगा, या तो सब्सक्राइब्ड या पेड अप, इसमें से, ऑथराइज में से नहीं। कौन सी कंपनी कहते हैं कैपिटल रिड्यूस करेगी, जिसके पास कैपिटल है, तो चाहे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, चाहे गारंटी कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है। अब रिडक्शन कब कब होता है, तो देखो रिडक्शन करना किस में से है, पेड अप या सब्सक्राइब्ड कैपिटल में से। कब होगा, नंबर 1, कंपनी अपनी शेयर कैपिटल पर उस लायबिलिटी को एक्सटिंग्विश या कैंसिल करे जो पे नहीं हुई, मतलब 100 का शेयर है, 80 आ रखे हैं, 20 नहीं है, कंपनी ने उसको 80 पे फुली पेड अप मान लिया, तो 20 से लायबिलिटी क्या हो गई, कंपनी की शेयर होल्डर की कम हो गई, पर क्रेडिटर यहां ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, तभी अपन देखेंगे क्रेडिटर्स की कंसेंट लेनी पड़ेगी। दूसरा, आप उस कैपिटल को कहते हैं इसमें कैंसिल करें जो लॉस्ट हो चुकी है, बिजनेस में लॉस हुआ, लॉस को एडजस्ट करना था, उसको एडजस्ट करने के लिए आपने शेयर्स की वैल्यू को क्या कर दिया, डाउन कर दिया। तीसरा, आप उस कैपिटल को वापस रीपे कर रहे हो जो आपकी नीड से ज्यादा है, कंपनी ने जोश जोश में ज्यादा कॉल्स मंगवा ली, पैसा इतना चाहिए नहीं था, वापस शेयर होल्डर को लौटा दिया, तो पेड अप कैपिटल क्या हो जाएगी, इससे कम। अब रिडक्शन करना है, एसआर पास करो, ट्रिब्यूनल की अप्रूवल लो। ट्रिब्यूनल अप्रूवल देने से पहले मेनली 2 चीजें चेक करेगी, अफेक्टेड पार्टीज को नोटिस दिया गया या नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेबी है, क्रेडिटर्स एंड डिबेंचर होल्डर्स है। दूसरा, आपने एप्लीकेबल एएस फॉलो कर लिया नहीं, अगर ट्रिब्यूनल सेटिस्फाइड हो गई तो आपको अप्रूवल दे देगी,
फिर आप उसकी कॉपी किसको फाइल कर दो, आरओसी को विद इन 30 डेज में नए कैपिटल स्ट्रक्चर के साथ। सेक्शन 66 और 68 का आपस में लिंकेज नहीं है। 66 रिडक्शन ऑफ कैपिटल, 68 बायबैक। तो बायबैक में भी कैपिटल कम होती है पर उसका प्रोसीजर अपने आप में अलग से गिवन है। कैपिटल रिड्यूस करने से एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर की लायबिलिटी इंक्रीज नहीं होती, उल्टा डिक्रीज होने के चांसेस रहते हैं। क्रेडिटर्स इस रिडक्शन को कब ऑब्जेक्ट कर सकते हैं? सपोज करो 100 करोड़ के डेब्ट में 60 करोड़ का क्रेडिटर उसके फेवर में नहीं है, ये बात ट्रिब्यूनल को पता चल जाए तो रिडक्शन को सैंक्शन ही नहीं करेगी। डायरेक्टर्स ने दिमाग लगाया, उसका नाम ही हटा दिया लिस्ट ऑफ क्रेडिटर से, ताकि ट्रिब्यूनल को पता ही नहीं चले अच्छा ये भी क्रेडिटर है तो बेचारा ऑब्जेक्ट करेगी। ये फाइनल का पोर्शन है। लायबिलिटी ऑफ ऑफिसर्स ऑफ कंपनी अंडर सेक्शन 447 फॉर फ्रॉड। जो महान ऑफिसर वो नाम हटा रहा है या उसका डेब्ट कम करके शो कर रहा है, किसी को उकसा रहा है, वो फिर 447 के नाम का हकदार है। रिडक्शन वर्सेस डिमिनिशन। रिडक्शन कौन सी कैपिटल में से किया? सब्सक्राइब्ड और पेड अप। डिमिनिशन क्या होता है? इश्यूड कैपिटल का जो पोर्शन पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं किया उसको ऑथराइज अपन क्या कर देते हैं? डिमिनिश या कैंसिल। तो रिडक्शन तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल में हो रहा है और डिमिनिशन अनसब्सक्राइब्ड पोर्शन ऑफ इश्यूड कैपिटल फ्रॉम ऑथराइज कैपिटल। जो कैपिटल कहते हैं सब्सक्राइब ही नहीं की, उस पे क्रेडिटर्स का राइट ही नहीं है, तो उनकी कंसेंट क्यों लेनी है? तो रिडक्शन के लिए क्रेडिटर्स की कंसेंट लेनी है, डिमिनिशन के लिए नहीं। क्रेडिटर्स की कंसेंट के लिए कहते हैं इसमें ट्रिब्यूनल भी ध्यान देती है, तो रिडक्शन में ट्रिब्यूनल की भी सैंक्शन लेनी है, डिमिनिशन में सैंक्शन लेने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। रेस्ट्रिक्शन ऑन परचेज ऑफ ओन शेयर्स है गिविंग फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर परचेज ऑफ ओन शेयर्स। नॉर्मली कंपनी को अगर अपने शेयर्स परचेज करने हैं तो कैपिटल कम करनी पड़ेगी। जब तक वो कैपिटल कम नहीं कर लेती तब तक वो अपने शेयर परचेज नहीं कर सकती। दूसरा जो मेन पॉइंट है, अगर कोई पब्लिक कंपनी शेयर इश्यू कर रही है तो क्या शो कर रही है? पैसा कम है। फिर उन शेयर्स को खरीदने के लिए खुद ही फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रही है तो क्या शो कर रही है? पैसा ज्यादा है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है। तो कोई भी पब्लिक कंपनी नॉर्मली अपने शेयर से अपने होल्डिंग कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं दे सकती, पर वो कब ऐसा कर सकती है? अगर वो फाइनेंशियल असिस्टेंस अपने डायरेक्टर्स एंड केएमपी को नहीं दे रही, किसको दे रही है? एम्प्लॉइज को। दो कंडीशन पूरी होने पर। नंबर 1 शेयर्स फुल्ली पेड अप होने चाहिए। नंबर 2 फाइनेंशियल असिस्टेंस एम्प्लॉइज की सैलरी के 6 मंथ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो पब्लिक कंपनी अपने ही शेयर्स खरीदने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सकती है, डायरेक्टर केएमपी को नहीं, एम्प्लॉइज को। ये तो एग्जांपल है, मैं क्लास में करवाता हूं। सेक्शन 67 रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पे इश्यू नहीं होता, उस प्राइवेट कंपनी पर एप्लीकेबल नहीं होता जो ये 3 कंडीशंस पूरी कर रही है। किसी बॉडी कॉर्पोरेट का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपने बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो बोरोइंग की है वो आपके पेड अप कैपिटल के ट्वाइस या 550 करोड़ विच एवर इज लेस से ज्यादा नहीं है और इसकी पेमेंट में डिफॉल्ट नहीं की। पेनल्टी के ऊपर आईसीए ने मॉड्यूल में एमसीक्यू दे रखा है, तो पेनल्टी आपको फॉलो करनी चाहिए। अगर 67 वायलेट किया तो कंपनी पे 1 लाख टू 25 लाख, नालायक ऑफिसर्स पे फाइन सेम है 1 लाख टू 25 लाख, बट इम्प्रिजमेंट भी है 3 इयर्स का, दोनों लगेंगे। अगला लेते हैं बायबैक। बायबैक इक्विटी शेयर्स का होता है। एओए में स्पेसिफिक प्रोविजन होने चाहिए, शेयर फुल्ली पेड अप होने चाहिए, शेयर्स कंपनी के प्रॉफिट से या प्रोसीड्स ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटी जो सेम काइंड के नहीं, सेम काइंड से सेम काइंड का बायबैक नहीं होगा। अब ये केयरफुली देखना, मैक्सिमम लिमिट ऑफ बायबैक इन अ फाइनेंशियल ईयर एंड रिक्वायर्ड रेजोल्यूशन। कोई भी कंपनी 1 फाइनेंशियल ईयर में अपनी पेड अप इक्विटी कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स इसका मैक्स 25% बायबैक कर सकती है, और इसके लिए क्या पास करना है? एसआर। अगर ये बायबैक 10% तक ही है तो एसआर की जरूरत नहीं, काम किससे हो जाएगा? बीआर से। तो 10% तक बीआर, 10.01 से 25% तक एसआर। 2 बायबैक में मिनिमम गैप 1 साल का होता है, तो जिस दिन पिछला बायबैक कंप्लीट हुआ उसके अगले 1 साल तक आप नया बायबैक नहीं कर सकते। बायबैक खत्म कब तक करना है? या तो आपने बीआर पास किया या एसआर उसके 12 मंथ्स में। अब बायबैक को पूरा करने के लिए प्रोसीजरल एस्पेक्ट क्या है? पहले कंपनी आरओसी को बायबैक का ऑफर फाइल करेगी, फिर उसके मैक्स 20 डेज में वो ऑफर किसको फॉरवर्ड कर देगी? शेयर होल्डर को। अब शेयर होल्डर रिप्लाई कितने टाइम में देगा? वो राइट इश्यू वाला, मिनिमम 15 मैक्सिमम 30। पर इस मिनिमम टाइम को कम करना है तो राइट इश्यू जैसा नहीं है। अब 100% शेयर होल्डर की कंसेंट लेनी पड़ेगी।
15 से कम करना है। शेयर होल्डर या तो कहते हैं इसमें ऑफर को सब्सक्राइब करेंगे, मना कर देंगे। तो जो सब्सक्राइब कर रहे हैं वो अपने शेयर्स किसको टेंडर कर देंगे, कंपनी को। कंपनी विद इन 15 डेज फ्रॉम क्लोजर ऑफ ऑफर ऑफ बायबैक, या तो इनका ऑफर एक्सेप्ट करेगी या डिनाई कर देगी। अगर एक्सेप्ट कर रही है तो नेक्स्ट 7 डेज में पेमेंट कर दो, और डिनाई कर रही है तो 21 डेज में शेयर होल्डर को इंटीमेट करो। नहीं किया तो 21 डेज के बाद हम मान लेंगे वो ऑफर क्या हो गया, एक्सेप्ट। डेप्ट इक्विटी रेशियो फॉलो करना, 2:1, 2 पर डेप्ट स्टैंड कर रहा है, 1 पर इक्विटी। बायबैक पूरा होने के बाद कंपनी की जो रिमेनिंग कैपिटल है वो कंपनी के एग्रीगेट डेप्ट के एटलीस्ट 50% होनी चाहिए। उल्टा कर दो, डेप्ट कंपनी की रिमेनिंग इक्विटी के ट्वाइस से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि बिजनेस का प्रिंसिपल है, 2 रुपए के डेप्ट के बदले में अगर 1 रुपए तक की इक्विटी है तो आप सॉल्वेंट पोजीशन में हो। पर अगर कहते हैं इसमें डेप्ट ज्यादा हो रहा है, मतलब 3-4 पे जा रहा है और इक्विटी 1 पर ही है, तो आप इंसॉल्वेंट हो जाओगे। बायबैक कोई डॉक्टर ने तो बताया नहीं, पर डेप्ट तो कहते हैं इसमें आपको मेंटेन करना पड़ेगा, तो आप क्यों बायबैक करने जा रहे हो। डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी, मतलब सपोज करो आज बायबैक किया, कल कंपनी इंसॉल्वेंट, तो क्या बायबैक का डिसीजन सही है, नहीं। तो कंपनी कहते हैं इसमें आरओसी एंड सेबी को, सेबी हमेशा लिस्टेड कंपनी के लिए लेना है, एक डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी फाइल कर रही है। वो कह रही है कि सर हमने बायबैक का डिसीजन कोई जल्दबाजी में नहीं लिया, हमारे बीओडी ने पहले पूरी इंक्वायरी की है और उनकी ओपिनियन है कि बायबैक कंप्लीट होने के 1 साल तक कंपनी इंसॉल्वेंट नहीं होगी, उसके पास सफिशिएंट फंड्स है, एसेट्स है। बायबैक किससे करना है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से। ये टेंडर रूट होता है, जो भी अपन ने ऑफर भेजा था। ओपन मार्केट, शेयर मार्केट से सीधा भी कर सकते हैं और एम्प्लॉय से भी कर सकते हैं। एसआर फॉर बायबैक, ये एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के रूल से बताएंगे बायबैक की जरूरत क्यों है, कितना अमाउंट का बायबैक करोगे, इश्योर्स क्या होंगे। कॉम्प्लायंस ऑफ प्रोविजन, लिस्टेड है तो सेबी, अनलिस्टेड है तो सीजी वाले। कंडीशंस आफ्टर बायबैक, ट्रांसफर टू सीआरआर, जितने अमाउंट के इक्विटी शेयर्स का बायबैक करें उसकी नॉमिनल वैल्यू के बराबर का पैसा सीआरआर में ट्रांसफर करो, और सीआरआर फुली पेड बोनस शेयर के लिए यूज हो सकती है ओनली, और कोई दूसरा पर्पस नहीं है। टाइम पीरियड फॉर एक्सटिंग्विश और फिजिकल डिस्ट्रक्शन ऑफ शेयर्स बॉट बैक विद इन 7 डेज फ्रॉम कंप्लीशन ऑफ बायबैक। रजिस्टर ऑफ बायबैक कंपनी मेंटेन करेगी, शेयर्स आपने खत्म कर दी कोई इश्यू नहीं, पर उनकी एंट्री तो करो क्या इतने शेयर्स बायबैक हुए, इस रेट पर हुए, इस टाइम में बायबैक खत्म किया। रिटर्न ऑफ बायबैक, बायबैक की एक डिटेल या स्टेटमेंट हम किसको फाइल कर रहे हैं, आरओसी को। आरओसी आती है तुक्के वाला टाइम 30 डेज। कूलिंग पीरियड, बायबैक कंप्लीट होने के विद इन 6 मंथ्स में आप वैसे इक्विटी शेयर इश्यू नहीं कर सकते, मतलब राइट इश्यू नहीं ला सकते, ठीक है। क्योंकि बायबैक करके आपने शो किया पैसा ज्यादा है, नए शेयर इश्यू करके आप शो करो पैसा कम है, दोनों सिचुएशन एक दूसरे को क्या कर जाएगी, कॉन्ट्राडिक्शन करना है। पर कौन से शेयर इश्यू किए जा सकते हैं इन 6 मंथ्स में, बोनस इश्यू, कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज को शेयर में कन्वर्ट किया है, एम्प्लॉयज को शेयर्स दिया है, या डिफरेंट काइंड के शेयर इश्यू कर दिए। प्रोहिबिशन ऑन बायबैक, कोई भी कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी या किसी भी सब्सिडरी कंपनी के रूप से बायबैक नहीं कर सकती, किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी या ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी के रूप से बायबैक नहीं कर सकते, क्योंकि पार्शियलिटी होने के चांसेस है। मेन पार्टी ये है, अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किए, एक तो ट्रिपल डी, डिविडेंड जो डिक्लेयर किया उसके पेमेंट में, मैच्योर डिपॉजिट से उसके इंटरेस्ट के पेमेंट में, प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स को रिडीम करने में, या फिर टर्म लोन या इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पेमेंट में। अब आप दिमाग लगाओ, ये तो लायबिलिटी है, ये तो क्लियर कर नहीं रहे और बायबैक करने जा रहे हो, तो पहले लायबिलिटी की पेमेंट होनी चाहिए। अगर कंपनी ने लायबिलिटी की पेमेंट में डिफॉल्ट की तो बायबैक कब होगा, जब वो डिफॉल्ट गुड होगी, मतलब पेमेंट कर दोगे, रेमेडीड कर दोगे डिफॉल्ट को, फिर 3 साल खत्म होने दो, या 3 इयर्स है, पहले वाली सिचुएशन जो डीवीआर थी वहां 5 इयर्स थे, उसके बाद बायबैक किया जा सकता है। अगर कंपनी ने ये सेक्शन 92, 123, 127 या 129 के प्रोविजन को अप्लाई करने में डिफॉल्ट की, तो जिस दिन डिफॉल्ट सुधार देगी उसके बाद बायबैक कर लेगी। नेक्स्ट लेते हैं डिबेंचर्स। डिबेंचर में किसको इंक्लूड किया, किसको एक्सक्लूड, वैसे तो फॉर्मेलिटी है। डिबेंचर, बॉन्ड, स्टॉक या कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो ये शो करता है कि कंपनी ने डेब्ट लिया है, वो डिबेंचर है। वेदर क्रिएट चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ कंपनी और नॉट, डिबेंचर सिक्योर्ड है नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्सक्लूड किसको किया है, इंस्ट्रूमेंट इश्यूड अंडर चैप्टर 3D, ये डेरिवेटिव्स होते हैं, ये डिबेंचर नहीं होते।
कुछ बेसिक फीचर्स है डिवेंचर के, जैसे शेयर्स को क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कैपिटल, वैसे डिवेंचर्स को क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साइजेबल लोन, लोन का सबसे छोटा हिस्सा। डिवेंचर कैरिंग वोटिंग राइट, नो से शुरू है, कोई भी कंपनी वोटिंग राइट वाले डिवेंचर्स इश्यू नहीं कर सकती, क्योंकि बेचारे शेयर होल्डर का एक यूनिक राइट है वोटिंग राइट, वो भी डिवेंचर होल्डर को दे दिया तो वो भी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर देंगे, फिर शेयर्स कौन खरीदेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, जनरली डिवेंचर्स पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 7, 8, 9 जो भी परसेंट है, पर जीरो कूपन बॉन्ड पर ऐसा नहीं होता। डिवेंचर सर्टिफिकेट कर चुके हैं, 6 मंथ्स में इश्यू करना है। टाइप्स ऑफ डिवेंचर, रस्टेड, अनरस्टेड। जिस डिवेंचर पर डिवेंचर होल्डर का नाम गिवन है वो रस्टेड है, उसको ट्रांसफर करना है तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर फिलअप करनी है, और जिस पे वो नाम गिवन नहीं वो अनरस्टेड है, बीएलआर है, उसको मिया डिलीवरी से ट्रांसफर कर दो। सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, जो एसेट्स पे चार्ज क्रिएट करा वो सिक्योर्ड, जो नहीं करा वो अनसिक्योर्ड। ये दोनों कोर्स में नहीं है। कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, जो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा वो कन्वर्टेबल, जो डिवेंचर था, डिवेंचर है, डिवेंचर रहेगा वो नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल डिवेंचर टू टाइप का है, फुल्ली कन्वर्टेबल ऑन इक्विटी शेयर्स, पार्टली कन्वर्टेबल ऑन इक्विटी शेयर। पार्टली का मतलब एक हिस्सा जो कन्वर्ट हो जाएगा शेयर्स में, दूसरा जो नहीं होगा। डीआरआर, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, किसके लिए बनाएंगे भाई, जो डिवेंचर शेयर बन जाएगा उसको रिडीम ही नहीं करना, तो जो शेयर नहीं बनेगा तो कौन सा वाला, नॉन कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन इनटू इक्विटी शेयर्स वाला, मतलब पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर। रिडीमेबल डिवेंचर, इरिडीमेबल या परपेचुअल डिवेंचर। देखो रिडीमेबल जिसका रिडेम्पशन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद करना है, अभी देखेंगे। नॉर्मल कंपनी सिक्योर डिवेंचर इश्यू करिए तो 10 इयर्स में रिडेम्पशन करो, इंफ्रा से कनेक्शन आते ही 10 इयर्स बढ़ के कितने हो जाएंगे, 30 इयर्स, ठीक है। इरिडीमेबल डिवेंचर्स के लिए एक मार्केट में गलत मिथ है कि ये इश्यू नहीं होते, कंपनी इश्यू करती नहीं है। कंपनी को 5 साल के लिए पैसा चाहिए तो 5 साल वाले डिवेंचर इश्यू करेगी, इरिडीमेबल क्यों करेगी। कंडीशन फॉर इश्यू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, सिक्योर डिवेंचर इश्यू करना है, टाइम पीरियड फॉर रिडेम्पशन बता चुका हूं, इंफ्रा आते ही 30 इयर्स, नहीं तो 10 इयर्स। अब सिक्योर डिवेंचर्स है तो आप कंपनी अपनी खुद की या एचएस से, होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट की एसेट्स पे क्या कर सकती है, चार्ज क्रिएट कर सकती है। मूवेबल प्रॉपर्टी पे एनबीएफसी चार्ज क्रिएट करेगी, इमूवेबल पे नहीं कर सकती। नॉर्मल कंपनी है, मूवेबल है, इंडिया में सिचुएटेड है, आउटसाइड द इंडिया में चार्ज क्रिएट कर दो। गवर्नमेंट पे भरोसा कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट कंपनी जो डिबेंचर इश्यू करी है या जो गवर्नमेंट ने गारंटी की है डिबेंचर्स की पेमेंट की, वहां पर आपको चार्ज क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट आते। एक्सटेंट ऑफ सिक्योरिटी, अगर डिबेंचर सिक्योर्ड है तो मिनिमम 100% सिक्योर्ड होना चाहिए। डिबेंचर का अमाउंट और उसका इंटरेस्ट का अमाउंट उसके पे करने के बराबर तो एसेट्स एटलीस्ट होनी चाहिए। डीआरआर, स्पेसिफिक रिजर्व, एक ही पर्पस, डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए, कोई दूसरा पर्पस इसका नहीं होता। श्योर्स, आउट ऑफ प्रॉफिट्स जो अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, मतलब जैसे फ्री रिजर्व्स। रिक्वायर्ड फॉर, देखो पढ़ के हम कर चुके हैं। जो डिबेंचर रिडीम होना है उसके लिए क्यों डीआरआर बनाएंगे। रिक्वायर्ड लिमिट फॉर डीआरआर, देखो कौन सी कंपनी को डीआरआर नहीं बनानी, फर्क नहीं पड़ता डिबेंचर पब्लिकली प्लेस्ड है चाहे प्राइवेटली प्लेस्ड। एआईएफआई, बीएफसी, बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, रजिस्टर्ड एनबीएफसी, रजिस्टर्ड एचएफसी, इनको डीआरआर बनानी नहीं। लिस्टेड कंपनी डीआरआर नहीं बनानी। ए टू डी को तो वैसे भी नहीं बनानी, लिस्टेड अनलिस्टेड का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और इनके अलावा कोई लिस्टेड कंपनी है उसको भी नहीं बनाना। तो बची कौन सी, वो अनलिस्टेड कंपनी जो ए टू डी में नहीं आती, वो एटलीस्ट 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर का डीआरआर बनाएगी। यहां हमने रजिस्टर्ड एनबीएफसी एंड एचएफसी लिया है, अनरजिस्टर्ड एनबीएफसी एचएफसी होते ही फिर डीआरआर आपको बनानी पड़ेगी, वो 10%। डीआरआई, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, आप डिबेंचर को रिडीम करने के लिए कुछ फंड इकट्ठा करके रखते हो, उसका नाम क्या है, डीआरआई। तो कौन सी कंपनी को बनानी है, लिस्टेड कंपनी। कौन से डिबेंचर्स के लिए, पब्लिकली प्लेस्ड। अनलिस्टेड कंपनी प्राइवेटली प्लेस्ड या पब्लिकली प्लेस्ड फर्क नहीं पड़ेगा, तो लिस्टेड में ओनली पब्लिकली प्लेस्ड।
किसको नहीं बनानी? AIFI NBFC, रस्टेड NBFC एंड HFC। कितनी DRI बनानी है? अगले साल की 31 मार्च तक जितने भी अमाउंट के डिबेंचर्स मैच्योर होने उसका मिनिमम 15% दिस ईयर की 30 अप्रैल तक किस में जमा कराना है? DRI में। और DRI का मतलब कौन से इन्वेस्टमेंट? आप शेड्यूल बैंक में डिपॉजिट करा दो, आप CGSG की सिक्योरिटीज में डिपॉजिट करा दो, एक सेक्शन 20 है इंडियन ट्रस्ट एक्ट का, उसकी सिक्योरिटीज या बॉन्ड्स में जमा करा दो। लेकिन DRI की सिक्योरिटी पर कभी लोन नहीं लिया जा सकता। मतलब आप जो DRI में पैसा जमा करा रहे हो वो एसेट से तो है, पर उसकी सिक्योरिटी पे लोन नहीं हो सकता। तो जो शेड्यूल बैंक में पैसा जमा कराया है फ्री फ्रॉम एनी चार्ज या लियन होना चाहिए। ये जो सिक्योरिटीज है CGSG या सेक्शन 20 इंडियन ट्रस्ट एक्ट की, वो अनएनकम्बर्ड। एनकम्बरेंस किसको बोलते हैं? ड्यूज या चार्ज। अनएनकम्बर्ड का मतलब जिसपे कोई ड्यूज या चार्ज नहीं है। डिबेंचर ट्रस्टी, ये भी काम का पोर्शन है। कब मैंडेटरली अपॉइंट करना पड़ेगा? अगर कोई कंपनी इशू ऑफ डिबेंचर करी है बाय वे ऑफ प्रोस्पेक्टस, मतलब पब्लिक इशू ला रही है, या मोर देन 500 ऑफ इट्स मेंबर्स और पब्लिक, तो आपको पहले किसको अपॉइंट करना पड़ेगा? डिबेंचर ट्रस्टी को। ट्रस्टी एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं, जबरदस्ती तो अपॉइंट नहीं करना, तो उसकी रिटर्न कंसेंट से। और ट्रस्टी के अपॉइंटमेंट और उसकी रिटर्न कंसेंट के बारे में डिस्क्लोजर इस प्रोस्पेक्टस या लेटर ऑफ ऑफर में गिवन होगा। डिबेंचर ट्रस्टी कौन है? एक इंटरमीडियरी, किसके बीच में? कंपनी एंड डिबेंचर होल्डर्स के बीच में। ठीक है, तो डिबेंचर होल्डर की जो भी ग्रीवेंसेस है, दुखड़े, नॉन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, नॉन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, वो किसके पास लेके जाएंगे? ट्रस्टी के पास। ट्रस्टी उसको रिड्रेस किससे करवा देगा? कंपनी से। Who cannot be appointed as डिबेंचर ट्रस्टी? काम का पोर्शन। जिस पर्सन का शेयर्स में बेनिफिशियल इंटरेस्ट है उसको अपॉइंट नहीं कर सकती। ये सारे पॉइंट कैन नॉट से। कंपनी का प्रमोटर, डायरेक्टर, KMP ऑफिसर, एम्प्लॉय भी ले लो कंपनी एक्सेस से। कंपनी के प्रमोटर, डायरेक्टर या KMP से रिलेटेड पर्संस, जो पर्सन कंपनी से पैसा लेने के लिए एंटाइटल है। देखो, डिबेंचर ट्रस्टी भी रेम्युनरेशन लेता है, उसको साइड में कर दो। उसके अलावा और कोई पर्सन पैसा लेने के लिए एंटाइटल है, इसमें क्रेडिटर को ले लो, चाहे एक अमाउंट 1 रुपए का भी क्रेडिटर क्यों ना हो, वो डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बना जा सकता। जो पर्सन कंपनी उसकी HSA या कंपनी की होल्डिंग कंपनी की अनदर सब्सिडरी से इंडेप्टेड है, डेटर, जिस पर्सन ने गारंटी दी है अगर कंपनी ने डिफॉल्ट की तो मैं डिबेंचर्स का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पे करूंगा, गारंटर, उसको भी अपॉइंट नहीं कर सकते। जिस पर्सन का पिक्यूनरी रिलेशनशिप है, मॉनेटरी रिलेशनशिप है, लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर में या करंट फाइनेंशियल ईयर में 2% या मोर ऑफ ग्रॉस टर्नओवर या टोटल इनकम या ₹50 लाख विच एवरेज लेस, सप्लायर ले लो। डिबेंचर ट्रस्टी को करना क्या है? डिबेंचर होल्डर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना। अगर डिबेंचर ट्रस्टी की वजह से नुकसान किसको हुआ? डिबेंचर होल्डर को, तो उसकी भरपाई कौन करेगा? डिबेंचर ट्रस्टी। भाई डिबेंचर ट्रस्टी को जो ड्यू डिलिजेंस या केयर रखनी चाहिए थी उसने नहीं की, तो गलती किसकी? डिबेंचर ट्रस्टी। जैसे कंपनी सिक्योर डिबेंचर इश्यू करेगी तो जो कोलेटरल एसेट्स है वो डिबेंचर ट्रस्टी के फेवर में होती है। अब कंपनी उस एसेट्स को बेचने जा रही है या नया लोन लेने जा रही है, तो फर्क किस पे पड़ रहा है? डिबेंचर होल्डर पे। तो डिबेंचर ट्रस्टी को कंपनी को ऐसा करवाने से रुकवाना चाहिए, या फिर डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग बुलाकर उनको इंटीमेट कर देना चाहिए, पर वो ऐसा कुछ नहीं करता है, सोता रहता है। और नुकसान किसका हो जाता है? डिबेंचर होल्डर्स का। तो भरपाई कौन करेगा? ट्रस्टी। चाहे डिबेंचर ट्रस्टी दो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी हो, अगर वो डिबेंचर ट्रस्टी को इस कहते हैं इसमें लायबिलिटी से बचा रहा है तो प्रोविजन वैलिड नहीं होगा, वो क्या माना जाएगा? वॉइड। एग्जेम्पशन टू ट्रस्टी फ्रॉम लायबिलिटी। ट्रस्टी कब बचेगा? जब डिबेंचर होल्डर्स की वैल्यू का 3/4 ट्रस्टी को कहता है जा तुझे माफ किया, 3/4 75% की कंसेंट से वो देंगे नहीं। ट्रस्टी नालायक है तो डिबेंचर होल्डर्स की वैल्यू के 3/4 की कंसेंट से उसको रिमूव कर सकते हैं। ट्रस्टी की पोस्ट खाली होगी तो भरेगा कौन? काम तो बीओडी का ही है। डेथ में सीधा ही, रेजिग्नेशन में बीओडी, मेजॉरिटी ऑफ डिबेंचर होल्डर की कंसेंट से उसकी वैकेंसी फिल कर देगा। लायबिलिटी ऑफ ट्रस्टी टू कॉल मीटिंग ऑफ डिबेंचर होल्डर। एक, डिबेंचर होल्डर्स की वैल्यू का 10% कहते हैं सर हमारा मीटिंग बुला तो बुलाना है। दूसरा, हैपनिंग ऑफ इवेंट, जैसे कंपनी पेमेंट में डिफॉल्ट कर रही है, डिबेंचर होल्डर पे फर्क पड़ रहा है,
कब ट्रिब्यूनल के पास ट्रस्टी चला जाएगा? ट्रस्टी ने कंपनी से प्यार से कहा सर नई लायबिलिटी मत लो, पुराने वालों के लिए पैसा कम पड़ जाएगा। कंपनी कहती है चल हट, तो ट्रस्टी ट्रिब्यूनल के रूट से फिर कंपनी को रुकवा देगा, फिर कंपनी नई लायबिलिटी इनकर नहीं कर सकती। लास्ट काम का पोर्शन, कब डिबेंचर के रूट से मनी बोरो करने के लिए एसआर पास करना है, या बोरोइंग आप डेब्ट इक्विटी रेशियो 1 से ज्यादा कर रहे हो तो आपको क्या पास करना पड़ेगा? एसआर। आसान वे से समझो। पहली बात है प्रोविजन प्राइवेट कंपनी पर एप्लीकेबल नहीं है, तो मतलब किस पर है? पब्लिक कंपनी पे। पब्लिक कंपनी मनी बोरो करना चाहती है डिबेंचर के रूट से, तो जो कंपनी की एग्जिस्टिंग बोरोइंग है प्लस न्यू बोरोइंग दोनों ऐड कर दो, जो ऑलरेडी ले रही है और जो लेने जा रहे हो, वो कंपनी की औकात पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व्स एंड एसपी अकाउंट उसको एक्सीड कर रही है तो एसआर पास करो, और अगर एक्सीड नहीं करी तो काम किससे हो जाएगा? बीआर से। और इसमें किसको एक्सक्लूड कर दो? टेम्पररी लोन या बोरोइंग्स को, शॉर्ट टर्म लोन्स को काउंट नहीं करना। अगर ये लिमिट क्रॉस हो रही है तो एसआर पास करना, वरना काम किससे हो जाएगा? बीआर से। देखो कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, तो कंपनीज एक्ट में पावर डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेगी? छोटी पावर बीओडी के पास है, तो देखो छोटी पावर, और वो पावर क्रॉस हो रही है तो फर्क किस पे पड़ रहा है? शेयर होल्डर्स पे। तो बड़ी पावर किसके पास है? शेयर होल्डर के पास। डिबेंचर ट्रस्ट डीड, इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस रिलेटिंग टू इश्यू ऑफ डिबेंचर्स गिवन होते हैं, वो 3 मंथ्स में बनानी पड़ती है। कंपनी को टाइमली डिबेंचर्स का इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट पे कर देना चाहिए। अगर कंपनी पेमेंट में डिफॉल्ट करेगी तो या तो डिबेंचर होल्डर्स या ट्रस्टी अपॉइंट है तो किसके पास चले जाएंगे? ट्रिब्यूनल। फिर ट्रिब्यूनल कहेगी पेमेंट कर दो। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी ने डिबेंचर्स की पेमेंट में डिफॉल्ट कर दी, तो अब डिबेंचर होल्डर वर्सेस कंपनी दो चीजें हो सकती है, या तो आप ट्रिब्यूनल के पास चले जाओ, और अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच मान रहे हो तो कोर्ट में चले जाओ। नेट नेट रिजल्ट एक ही आएगा, दोनों ये कहेंगे कोर्ट या ट्रिब्यूनल की पेमेंट कर दो। रिटर्न ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर्स जिस दिन आप कहते हैं इसमें रिडीम कर रहे हो, सॉरी इश्यू कर रहे हो, उसके विद इन 30 डेज में उसका रिटर्न किसको फाइल करना है? आरओसी को। सीजी प्रोविजन बना सकती है, डिबेंचर ट्रस्ट डीड, फिर इंस्पेक्शन ऑफ डिबेंचर ट्रस्ट डीड, क्वांटम ऑफ डीआरआर, कितनी डीआरआर बनानी है, सिक्योरिटीज फॉर डिबेंचर्स। यहाँ ये आपका चैप्टर 4 खत्म। बाय बाय।